प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के झाबुआ में 7,300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। सड़क, रेल, विद्युत और जल क्षेत्र से संबंधित अनेक परियोजनाओं की सौगात। स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को 1,75,000 अधिकार अभिलेख का भी किया वितरण। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के झाबुआ में विशाल आदिवासी महाकुंभ को किया संबोधित। कहा, हमारे लिए जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं बल्कि देश का गौरव। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए 400 और अकेला कमल का निशान 370 सीटों का आंकड़ा करेगा पार। लूट और फूट को बताया कांग्रेस का ऑक्सीजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती से जुड़े कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया संबोधित। कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती का दिखाया मार्ग अमृत काल में करोड़ों लोगों में कर रहा है आशा का संचार। महिला अधिकारों के प्रयासों से जन जन को जोड़ना महर्षि दयानंद की होगी सच्ची श्रद्धांजलि। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के मैसूरू में सोत्तूरू जात्रा महोत्सव में हुए शामिल। रामलला की प्रतिमा बनाने वाले कलाकार अरुण योगीराज को किया सम्मानित। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने देश की सांस्कृतिक विरासत को विश्व पटल पर गौरवान्वित करने का किया काम। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को उत्तराखंड पुलिस ने दिल्ली से किया गिरफ्तार। पुलिस हल्द्वानी में करेगी पूछताछ। दंगाइयों की गिरफ्तारी के लिए राज्य पुलिस की 12 टीमें की गई हैं गठित। अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के दरबार में योगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के साथ मंत्रियों और विधायकों ने किए रामलला के दर्शन। रामलला के प्रत्यक्ष दर्शन को बताया सौभाग्य की बात। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की नियमावली ड्राफ्ट बनाने की कवायद शुरू। पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2004 विधेयक को विधानसभा से मिल चुकी है मंजूरी। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खिताबी भिड़ंत जारी। ऑस्ट्रेलिया का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। 35 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर बनाए 168 रन। नमस्कार, हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए विस्तार से अब खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के झाबुआ में लगभग 7500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम ने जिन परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया, उनसे क्षेत्र के जनजातीय समुदाय को विशेष रूप से लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कई रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ और शिलान्यास किया। इनमें रतलाम रेलवे स्टेशन और मेघनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी शामिल है। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। पीएम ने जिन रेल परियोजनाओं का उपहार दिया, उनसे रेल अवसंरचना को मजबूत करने में मदद मिलेगी, साथ ही लोगों को बहुत आसानी होगी। प्रधानमंत्री ने झाबुआ में सीएम राइज स्कूल का भी शिलान्यास किया। ये पहल छात्रों को स्मार्ट क्लास, ई लाइब्रेरी आदि जैसी आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में बेहद अहम कदम है। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में जल आपूर्ति और पीने के पानी की व्यवस्था को मजबूत करने वाली कई परियोजनाओं की भी सौगात दी। पीएम ने मध्य प्रदेश में 3,275 करोड़ से अधिक की कई सड़क विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इन परियोजनाओं से सड़क संपर्क में सुधार होगा और क्षेत्र में आर्थिक विकास में भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने लगभग 2 लाख महिला लाभार्थियों को आहार अनुदान योजना के अंतर्गत आहार अनुदान की मासिक किस्त ट्रांसफर की। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की विभिन्न विशेष पिछड़ी जनजातियों की महिलाओं को पौष्टिक आहार के लिए 1500 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। पीएम ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 559 गांवों के लिए 55.9 करोड़ रुपए जारी किए। इस राशि का उपयोग आंगनवाड़ी भवन, राशन की दुकानों, स्वास्थ्य केंद्रों, स्कूलों में अतिरिक्त कमरे, आंतरिक सड़कों सहित विभिन्न प्रकार की निर्माण गतिविधियों के लिए किया जाएगा।
पीएम ने स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को 1.75 लाख अधिकार अभिलेख वितरण का भी शुभारंभ किया। ऐसे लोगों को उनकी जमीन के अधिकार के लिए दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के झाबुआ में विशाल आदिवासी महाकुंभ को संबोधित किया। पीएम ने जनजातीय समाज के कल्याण के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे कामों का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में डबल इंजन सरकार डबल तेजी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के नतीजे लोकसभा के परिणामों का मिजाज पहले ही बता चुके हैं। पीएम ने कहा कि अब तो विपक्ष के नेता भी कहने लगे हैं कि 24 में एनडीए का 400 पार होगा। इस बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता पहले से ही नेता विपक्ष में बोलने लगे हैं, संसद में बोलने लगे हैं। 24 में 400 पार। जब विपक्ष में से आवाज आई 400 पार, तो फिर मैंने कहा देखो भाई, एनडीए की 400 पार की बात तो मैं भी सुन रहा हूं, लेकिन मैं ये भी सुन रहा हूं कि अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। विपक्ष के लोगों को जमीनी हकीकत का ये आईना मध्य प्रदेश ने पिछले चुनाव में जनता का मिजाज क्या है वो दिखा दिया है। मध्य प्रदेश को मौका मिला इसलिए दिखा दिया, लेकिन ऐसा ही मिजाज हिंदुस्तान के कोने कोने में है। पीएम ने जनजातीय समाज के कल्याण को अपना संकल्प बताया। आपका सम्मान भी और आपका विकास भी ये मोदी की गारंटी है। आपके सपने, आपके बच्चों के सपने, नौजवानों के सपने, ये मोदी का संकल्प है। इसलिए भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाने का फैसला मोदी सरकार ने किया। टंटिया मामा के बलिदान को याद कर आज बलिदान दिवस मनाया जाता है। उन्हीं के नाम पर आज मैं युवाओं के लिए क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय की घोषणा कर रहा हूं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस और उसके दोस्तों की दो ही ताकत है। जब ये सत्ता में रहते हैं तब लूटते हैं, जब सत्ता से बाहर जाते हैं तो लोगों को लड़वाते हैं। पीएम ने जनता से कांग्रेस की इस साजिश से होशियार रहने को कहा। ज्यादातर राज्यों में सरकार से बेदखल करके जनता जनार्दन ने इनकी लूट के रास्ते बंद कर दिए हैं। अब ये वापस कुर्सी पाने के लिए जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, इलाके के नाम पर टूट करवाने में, फूट करवाने में लगे हुए हैं। लेकिन देश इनकी हरकतें देख रहा है। देश इनके मंसूबे सफल नहीं होने देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जन्म जयंती पर आयोजित समारोह को संबोधित किया। ये समारोह गुजरात के मोरबी में स्थित स्वामी जी की जन्मस्थली टंकारा में हुआ। कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि उनके जीवन पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी का एक अलग प्रभाव है। पीएम ने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी केवल एक वैदिक ऋषि ही नहीं थे, वो एक राष्ट्र चेतना के ऋषि भी थे। समाज का एक वर्ग भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से लगातार दूर जा रहा था। ऐसे समय में स्वामी दयानंद जी ने
वेदों की ओर लौटो, इसका आह्वान किया। उन्होंने वेदों पर भाष्य लिखे, तार्किक व्याख्या की। उन्होंने रूढ़ियों पर खुलकर प्रहार किया और ये बताया कि भारतीय दर्शन का वास्तविक स्वरूप क्या है। इसका परिणाम ये हुआ कि समाज में आत्मविश्वास लौटने लगा। लोग वैदिक धर्म को जानने लगे और उसकी जड़ों से जुड़ने लगे। कर्नाटक के मैसूरू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुत्तूर जात्रा महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने रामलला की प्रतिमा बनाने वाले कलाकार अरुण योगीराज को सम्मानित भी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को विश्व पटल पर गौरवान्वित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर, काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ढेर सारे हमारे सांस्कृतिक चेतना केंद्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनर्जीवित करने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को विश्व के पटल पर गौरवान्वित करने का काम किया। अयोध्या में राम मंदिर, काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, बाबा केदारनाथ और बद्रीधाम की नगरी का पुनरुत्थान, ढेर सारे हमारे सांस्कृतिक चेतना केंद्र को मोदी जी ने पुनर्जीवित करने का काम किया। उत्तराखंड के हल्द्वानी हिंसा मामले के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को उत्तराखंड पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। अब्दुल मलिक को उत्तराखंड पुलिस दिल्ली से लेकर हल्द्वानी रवाना हुई। अब्दुल मलिक से हल्द्वानी में पूछताछ होगी। हल्द्वानी में हुई हिंसा में अब्दुल मलिक का किरदार काफी अहम बताया जा रहा है। हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद नैनीताल पुलिस ने 5 और उपद्रवियों को भी गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई है। वहीं बनभूलपुरा क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों से कर्फ्यू हटा दिया गया है। प्रशासन ने दूध सप्लाई की व्यवस्था की है। कुछ इलाकों में छूट जरूर दी गई है, मगर हिंसा वाले इलाके में अब भी कर्फ्यू जारी है। इस इलाके में केंद्रीय सुरक्षा बल की 4 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा 4 और कंपनियां मंगाई जा रही हैं ताकि कर्फ्यू क्षेत्र में कानून व्यवस्था कायम रखी जा सके। हल्द्वानी के हिंसा प्रभावित क्षेत्र के कुछ हिस्सों में सुरक्षा अधिकारी तैनात किए गए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्यों ने आज अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन किए। समाजवादी पार्टी को छोड़कर सभी पार्टियों के विधायक इसमें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी रामलला के दर्शन किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्पीकर सतीश महाना ने सभी सदस्यों को रामलला के दर्शन के लिए आमंत्रित किया था। अयोध्या पहुंचने पर उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और विधायकों पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना राम मंदिर के दर्शन पर भाव विभोर हो गए। उन्होंने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि वह राम मंदिर निर्माण से जुड़े हर महत्वपूर्ण क्षण का हिस्सा थे। मैं बहुत भाव विह्वल हूं, क्योंकि इस स्थान पर जब आया था तब यहाँ पर एक ढांचा खड़ा था जो 6 दिसंबर को हमारे सामने टूटा था। मैं उस समय यहाँ पर आया था कि जिस समय 1990 में जिस समय यहाँ पर गोली चली थी, मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय चबूतरे का निर्माण हुआ था। मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय यहाँ का शिलान्यास हुआ था। मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय यहाँ पर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। और आज सबसे सौभाग्य की बात है, भगवान के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। भाव विह्वल हूं, भावुक हूं, समर्पित हूं भगवान के चरणों में। और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPFS में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। देश में पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबलों की भर्ती के लिए परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित करने का फैसला गृह मंत्रालय ने लिया है।
देश भर के 128 शहरों में लगभग 48 लाख उम्मीदवारों के लिए 20 फरवरी से 7 मार्च 2024 तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस बार सीआरपीएफ कांस्टेबल जीडी एग्जाम अंग्रेजी एवं हिंदी के अलावा असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी, कोंकणी भाषा में आयोजित किए जाएंगे। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। क्या लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक के विधानसभा से मंजूरी के बाद इसके सफल क्रियान्वयन के लिए नियमावलियों का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी गठित कर दी है। समान नागरिक संहिता को सफलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने नियमावली ड्राफ्ट बनाने के लिए पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसमें 4 पदेन सदस्य भी हैं। समिति यूसीसी के प्रस्तावित अधिनियम के प्रावधानों को सुगमता से लागू करने के लिए तथ्यों का समावेश करेगी। उत्तराखंड सरकार एक्ट बनने के बाद यूसीसी को प्रदेश में जल्द से जल्द लागू करना चाहती है। समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा से पारित हो चुका है। विधेयक राजभवन के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये अधिनियम बन जाएगा। और बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की नई सरकार को विधानसभा में कल विश्वास मत हासिल करना है। इससे पहले जनता दल यू ने आज विधेयकों की बैठक बुलाई है। इसमें जेडीयू के विधायकों को अनिवार्य रूप से शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले कल पटना में मंत्री श्रवण कुमार ने आवास पर जेडीयू विधायकों के लिए भोज का आयोजन किया। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल ने अपने विधायकों को बैठक के लिए बुलाकर तेजस्वी यादव के आवास पर रोका है। उन्हें घर जाने से मनाही की गई है। वे अब फ्लोर टेस्ट यानी सोमवार तक तेजस्वी यादव के आवास में ही रहेंगे। इसके बाद सुबह सुबह सभी विधायकों के सामान धीरे धीरे तेजस्वी यादव के आवास 5 देश रत्न मार्ग पहुंचने लगे। विधायकों द्वारा घर से कंबल और कपड़ा, दवाइयां मंगाई गई हैं। साथ ही आवास की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजद पर हमला बोला। डरे सहमे लोग हैं, वो भयभीत हैं कि मेरा विधायक खुट्टा उखाड़ कर करके भाग जाएगा, क्योंकि वो वंशवादी भ्रष्टाचारी की जमात में रहना नहीं चाहता, उब चुका है। और इस मानसिकता के लोग बंधुआ मजदूर के तरह विधायकों को बांध करके रखने का ये प्रयास लोकतंत्र को कमजोर करता है। अरे विधायक पर विश्वास करना चाहिए, विधायक के मान सम्मान को बढ़ाना चाहिए। ये क्या तरीका है? और भारतीय जनता पार्टी हमेशा विधायक और संविधान का सम्मान करता है। बिहार विधानसभा में कल होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले केंद्रीय मंत्री और आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा कि खेला तो हो गया, अब कोई खेला नहीं है। ये बयान भ्रमित करने के लिए दिए जा रहे हैं। जिन लोगों ने अपने विधायकों को बंद करके रखा है और मोबाइल तक बंद कर दिए हैं, वो लोग डर रहे हैं और वही कह रहे हैं कि खेला होगा। खेला तो हो गया,
अब मेला है, नोट खेला है। अब कोई खेला नहीं है, ये दिग्भ्रमित करने के लिए बयान है। आप देखिए कल उसका आपको मिल जाएगा रिजल्ट। इसे उनको ना डर है जी, जो लोग अपने विधायक को बंद करके रखे हैं, घर पर रखे हैं, खाना पीना दे रहे हैं, मोबाइल बंद किए हुए, तो डर उनको है। आप वही कह रहे हैं खेला होगा, इसलिए बिहार में कोई खेला नहीं। अब खेला होगा अप्रैल मई में जब लोकसभा का चुनाव होगा। और किसान संगठनों के दिल्ली कूच को लेकर पुलिस ने एहतियात के तौर पर कई सुरक्षा कदम उठाए हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही सिंधु बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। किसानों को दिल्ली में आने से रोकने के लिए मौके पर 3000 जवान तैनात रहेंगे। दिल्ली पुलिस ने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना से बचने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 का एहतियाती आदेश जारी करना आवश्यक है। हरियाणा के डीसीपी अर्शदीप सिंह ने बताया कि किसान आंदोलन की वजह से हमने शंभू बॉर्डर को सील कर दिया है। किसान आंदोलन के चलते हुए हमने यहाँ पे बॉर्डर सील कर दिया है, शंभू बॉर्डर को। और यहाँ पे जो है फोर्सेस तैनात हैं हमारी, और हमारे साथ आरएफ की फोर्सेस भी रहेगी। और हम उनको, तो जब भी वो आएंगे तो हम उनको यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इससे आगे ना जाएं। और बेसिकली उनको कोई परमिशन नहीं मिली इस चीज़ के लिए, और हम यही चाहेंगे कि वो पीसफुली उसको प्रोटेस्ट को ख़त्म करके वापस चले जाएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों के द्वारा किए जाने वाले दिल्ली चलो विरोध प्रदर्शन पर कहा कि किसानों का विरोध करने का तरीका लोकतांत्रिक परिवेश में सही नहीं बैठता है। जिस प्रकार के प्रदर्शन और जिस प्रकार के आह्वान वो लोग करते हैं वो कहीं भी डेमोक्रेसी में उचित नहीं है। आखिर पिछली बार हमने देखा है तो जाने के लिए बसें बहुत हैं, जाने के लिए ट्रेन्स बहुत हैं, जाने के लिए अपने साधन बहुत हैं, लेकिन हम ट्रैक्टर लेकर के जाएंगे और ट्रैक्टर को भी हम आगे कोई ना कोई उनके साथ हथियार बांध के लेकर के जाएंगे। हमको रोकेगा तो हम रुकेंगे नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने के लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, और इसलिए जैसा हमारा पिछला अनुभव है आपको पता ही है, इस प्रकार का काम, किसी प्रकार का प्रदर्शन डेमोक्रेसी में जो तय मानक है उसके हिसाब से करना चाहिए, जो तय मानक नहीं उसके। राष्ट्रपति भवन में आज चेंज ऑफ गार्ड समारोह का आयोजन किया गया। चेंज ऑफ गार्ड एक बहुत पुरानी सैन्य परंपरा है। समारोह का मुख्य आकर्षण गार्ड का बदलना है, जहां पुराने गार्ड नए गार्ड को जिम्मेदारी सौंपते हैं, जिसमें भारतीय सेना की 5वीं गोरखा राइफल्स की पहली बटालियन ने सिख रेजिमेंट की 6वीं बटालियन से गार्ड की कमान संभाली। कमान का आदान प्रदान दोनों बटालियनों के कमांडिंग अफसरों ने गोल्डन की से किया। ये देश की सैन्य परंपरा को भी दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समारोह की गवाह बनी। नई दिल्ली स्थित अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में उत्तर पूर्व सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, किरण रिजिजू, मंत्री BL वर्मा, प्रतिमा भौमिक और राजकुमार रंजन सिंह ने आभासीय तरीके से नई दिल्ली द्वारका में उत्तर पूर्वी सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थान की आधारशिला रखी और JNU में बराक हॉस्टल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान हस्तशिल्प, हथकरघा, कृषि और बागबानी उत्पादों और स्टार्टअप को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। देखते हैं OP यादव की ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने बीते 10 वर्षों में उत्तर पूर्व राज्यों में फैली विकास परियोजनाओं में 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। इसी क्रम में नई दिल्ली स्थित अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में उत्तर पूर्व सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक और केंद्रीय राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने आभासीय तरीके से नई दिल्ली द्वारका में स्थित उत्तर पूर्वी सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थान की आधारशिला रखी और JNU स्थित बराक हॉस्टल का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार अष्टलक्ष्मी यानी पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। लगभग 52 मिनिस्ट्रीज का जो काम होता है, उसका जितने भी बजट है उस बजट में 10% मिनिमम नॉर्थ ईस्ट में हर मिनिस्ट्री खर्च करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम का स्टॉल भी लगाया गया। निगम के प्रबंध निदेशक ब्रिगेडियर राजकुमार सिंह ने कहा कि
हमारा मकसद पूर्वोत्तर राज्यों के ग्रामीण कलाकारों द्वारा तैयार हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देना है। ये एक कौना एक घास है जो मणिपुर में पाई जाती है, उसको सुखा के ये चीज़ बनाई जाती है, इस आकार में लाया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं चीज़, ये मेघालय से है, जिसको ग्रीन बैम्बू कहा जाता है। इसको बहुत ही हल्का लेकिन बहुत महीन काम ये करते हैं वहाँ के कारीगर। तो ये है, ये आसाम का बेल मेटल है जो बोरपेटा में ज़्यादा इसका काम होता है, जो बहुत ही पूरे विश्व में अब इसकी चर्चा होती। सो कुल मिला के ये सारी चीज़ें जो हैं, और ये वहाँ का स्टोल है जो नेचुरल डाई किया जाता है, तो एक प्रकार से सस्टेनेबल है। गौरतलब है कि उत्तर पूर्व राज्यों में केंद्र सरकार के सार्थक प्रयासों से रोजगार सृजन के नए प्रयासों के परिणाम स्वरूप 3,49,291 रोजगार सृजित हुए और तकरीबन 100 करोड़ रुपए के साथ उत्तर पूर्व उद्यम कोष की शुरुआत भी हुई है, जिससे वहां विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन से एक और जहां केंद्र द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी मिलती है, वहीं दूसरी ओर प्रगतिशील किसानों को स्टॉल लगाने से रोजगार, कारोबार और व्यापार की उनके लिए संभावनाएं भी बढ़ती है। मेरे सहयोगी कैमरामैन राहुल चोपड़ा और मुकेश के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।